ये कहानी शुरू होती है ड्यूक पाल से, जो एक खतरनाक और मशहूर गैंगस्टर है। लेकिन इसके बावजूद वो अब भी लगातार तैयारी कर रहा है कोरिया का सबसे मुश्किल एग्जाम पास करने की, क्योंकि उसका सपना है यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का। लेकिन तभी उसका गैंग बॉस उसे ऑफर देता है, अगर वो यूनिवर्सिटी जाने का सपना छोड़ दे तो उसे पूरे गैंग का लीडर बना दिया जाएगा। ड्यूक पाल जवाब देता है कि वो सोच कर बताएगा। रास्ते में उसे मिलता है जी हियोन, एक हाई स्कूल स्टूडेंट जो जिंदगी से इतना टूटा हुआ है कि पुल से कूदकर जान देने जा रहा है। जी हियोन को बचाने के लिए ड्यूक पाल आगे बढ़ता है और उसकी गिरावट को रोक लेता है। दोनों किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन उसी पल ड्यूक पाल खुद एक गाड़ी की टक्कर से मर जाता है। मगर किस्मत का खेल देखिए, ड्यूक पाल की मौत के ठीक पहले उसकी रूह जी हियोन के शरीर में चली जाती है। अब वो अपने गैंग के दोस्तों को ये बात समझाने की कोशिश करता है कि वो ड्यूक पाल ही है, बस जी हियोन के शरीर में। लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता, उल्टा उसे ही अपने बॉस की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं। ड्यूक पाल बार बार कोशिश करता है अपने पुराने शरीर में लौटने की, लेकिन उसका असली शरीर ठंडा पड़ चुका होता है। वो दोबारा पुल से कूदकर टाइम को रिवर्स करना चाहता है, लेकिन नतीजा बस टूटे हुए पैर में निकलता है। 3 दिन कोमा में रहने के बाद उसे डॉक्टर से पता चलता है कि उसका असली शरीर तो पहले ही क्रिमेट कर दिया गया है। सारी उम्मीदें खत्म होने पर वो फैसला करता है कि अब उसे जी हियोन के तौर पर हाई स्कूल की जिंदगी जीनी होगी। यहीं से शुरू होता है गैंगस्टर इन स्कूल वाला असली सफर। ड्यूक पाल जी हियोन की जिंदगी को समझने लगता है। उसे पता चलता है कि जी हियोन की पूरी लाइफ बेहद दर्दनाक रही है। स्कूल में लगातार बुलिंग होती थी, सब उसे अजीब समझते थे क्योंकि वो हमेशा एक क्लासमेट को देखता रहता था, जबकि असलियत ये थी कि वो बस उसका दोस्त बनना चाहता था। बुलीज उसे मजबूर करते थे कि वो घर से शराब और ज्वेलरी चुरा कर लाए। और जी हियोन की लाइफ की सच्चाई और भी कड़वी थी। वो एक बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रेसिडेंट का बेटा है, लेकिन उसकी माँ एक शराबी और अकेली महिला है जो कभी उस प्रेसिडेंट की रखेल थी। उसकी पूरी मौजूदगी एक छिपा हुआ राज थी जिसे कंपनी की सेक्रेटरी हर हाल में छुपाए रखना चाहती थी, कभी जी हियोन को डराकर तो कभी उसकी माँ को शराब पिलाकर। जी हियोन की जिंदगी उसकी शर्मीली और डरपोक नेचर के कारण और भी मुश्किल हो गई थी। लेकिन अब ड्यूक पाल ने ठान लिया कि वो इस लड़के की जिंदगी बदल कर रख देगा। वो जी हियोन की पर्सनैलिटी का पूरा मेकओवर करता है, बाल कटवाता है, नया यूनिफॉर्म लेता है, डेस्क साफ करता है और वर्कआउट शुरू कर देता है। इसी बीच जब वो किताबें खरीदने जाता है तो उसकी मुलाकात होती है सी क्यूंग से, जो उसका क्लासमेट है। लेकिन जी हियोन का पुराना लुक इतना गौथ और उदास था कि से क्यूंग नए जी हियोन को पहचान ही नहीं पाता। धीरे धीरे ड्यूक पाल और से क्यूंग अच्छे दोस्त बनने लगते हैं और से क्यूंग उसके साथ काफी फ्रेंडली हो जाता है। लेकिन जैसे ही क्लास का पहला दिन शुरू होता है, ड्यूक पाल नोटिस करता है कि जी हियोन हमेशा अपने असली हालात सबसे छुपाता था। वो इतना रिच होने के बावजूद अपने ड्राइवर से कहता था कि उसे स्कूल से कई ब्लॉक्स दूर उतार दे ताकि किसी को पता न चले कि उसके पास पैसा है। ड्यूक पाल सोचता है अब ये सब बदलना पड़ेगा। स्कूल में वो टीचर्स के साथ इज्जत से पेश आता है और तो और क्लासरूम में एयर कंडीशनर देखकर तो वो पूरी तरह खुश हो जाता है। वहीं बाकी स्टूडेंट्स उसे देखकर सोचते हैं कि ये तो कोई नया लड़का है और कई लड़कियां तो उसके नए लुक पर फिदा हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही हाजिरी लगती है और नाम आता है जी हियोन, सब शॉक्ड रह जाते हैं। ये वही पुराना इमो लड़का है जिसे सब इग्नोर करते थे और क्रिप बुलाते थे। यहाँ तक कि सी क्यूंग भी चौंक जाता है क्योंकि उसने लाइब्रेरी में उसे बिल्कुल नहीं पहचाना था। ब्रेक में आते हैं जी हियोन के पुराने बुलीज, जिनका लीडर है जेमिन। वो उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्यूक पाल ठंडी मुस्कान के साथ कहता है कि मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो एक गुंडे को तो आसानी से गिरा देता है, लेकिन जैसे ही दूसरे को मारने की कोशिश करता है उसे एहसास होता है कि ये उसका असली बॉडी नहीं है, ये जी हियोन का कमजोर शरीर है। नतीजा, बुलीज उसे बुरी तरह पीटकर बेहोश कर देते हैं। बेहोशी में वो अपने सबकॉन्शियस में पहुंचता है, जहां उसे मिलता है असली जी हियोन। जी हियोन उससे कहता है कि उसके शरीर से बाहर निकल जाए क्योंकि वो मरना चाहता था। लेकिन ड्यूक पाल सख्ती से कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। अब वो उसे बचाएगा, उसे एक अच्छा स्टूडेंट बनाएगा और उन बुलीज से लड़ने की ताकत देगा। तभी जी हियोन की परछाई गायब हो जाती है और ड्यूक पाल होश में आता है। तभी से क्यूंग वहां पहुंचता है और उसे सीधे नर्स रूम ले जाता है। वहां से क्यूंग माफी मांगता है और बताता है कि उसने उसे नए लुक की वजह से नहीं पहचाना। वो ये भी कहता है कि दरअसल वे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर ड्यूक पाल तुरंत एक्टिंग करता है और कहता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, याददाश्त खो गई है, लेकिन अगर वो चाहे तो फिर से दोस्ती कर सकते हैं। सी क्यूंग जोर से हंस देता है और कहता है फालतू कहानी मत बना, हम कभी फ्रेंड्स थे ही नहीं, असल में तू है कौन। ड्यूक पाल बात टालकर कह देता है कि उसे पागल समझो और क्लास लौट जाता है। लेकिन सी क्यूंग की शक की नजरें अभी भी उस पर टिकी रहती हैं। क्लास में बैठकर ड्यूक पाल कलरफुल नोट्स देखकर दंग रह जाता है कि लड़कियां पढ़ाई इतनी स्टाइल से भी कर सकती हैं। वो एक्साइट होकर कहता है कि उसे भी ऐसे नोट्स चाहिए। लड़कियां बताती हैं
कि वो सब स्टेशनरी शॉप जाने वाली हैं। ड्यूकपाल तुरंत चहक कर कहता है कि वो भी साथ चलेगा, अपनी कार से उन्हें छोड़ देगा और ट्रीट भी देगा। शुरू में आधी लड़कियां मना कर देती हैं, लेकिन आखिरकार उसकी जिद पर मान जाती हैं। स्टेशनरी शॉप में ड्यूकपाल पूरी तरह मार्कर्स का बादशाह बन जाता है और धीरे धीरे उन सबकी दोस्ती जीत लेता है। अगले दिन क्लास में सी क्यूंग अभी भी शक में है, क्या ये सच में वही जी हियोन है? क्योंकि अब जी हियोन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। उसके दोस्त हैं, वो फिट दिखता है और टीचर्स से आराम से बात करता है। इसके बाद कहानी और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। गैंगस्टर यानी ड्यूकपाल की मुलाकात होती है जी हियोन के पिता की सेक्रेटरी से। वो उससे कहती है कि अब वो उसे स्कूल बदलकर सीधा विदेश भेज देगी, क्योंकि उसका असली प्लान है जी हियोन और उसकी माँ से पीछा छुड़ाना और खुद प्रेसिडेंट की पत्नी बन जाना। यह सुनकर ड्यूकपाल गुस्से में फट पड़ता है और साफ कह देता है कि अब वो उसे मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो अब पहले वाला डरपोक जी हियोन नहीं रहा। सेक्रेटरी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती और ठान लेती है कि उसे सबक सिखाएगी। इसके लिए वो उसी गैंग को हायर कर लेती है जो पहले ड्यूकपाल की खुद की गैंग थी, ताकि जी हियोन की जिंदगी नर्क बना दी जाए। ड्यूकपाल मदद मांगता है सेक्यूंग से और सेक्यूंग बिना झिझके उसकी मदद भी करता है। लेकिन उसी रात सेक्यूंग को एक डरावना सपना आता है। वो याद करता है कि कैसे उस रात जब जी हियोन पुल से कूदने वाला था, उसने उससे बात की थी। उसने कहा था कि उसे उसका सीक्रेट पता है और अगर वो उसकी पढ़ाई में मदद नहीं करेगा तो वो सबको बता देगा। यानी सेक्यूंग के पास कोई गहरा राज छुपा हुआ है। अगले दिन स्कूल की छुट्टी रहती है तो ड्यूकपाल सोचता है कि अब उसे अपने कमजोर शरीर को स्ट्रांग बनाना होगा। वो ट्रेनिंग के लिए पब्लिक बाथ हाउस जाता है, जहां उसकी टक्कर होती है दूसरी गैंग के 2 गुंडों से। वो उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्यूकपाल तुरंत अपने असली अंदाज में उन्हें इतना जोरदार लो ब्लो मारता है कि दोनों के होश उड़ जाते हैं। वहीं वो बोल देता है कि मैं हूँ ड्यूकपाल, अपनी गैंग का सबसे टॉप आदमी। उसकी ताकत और कॉन्फिडेंस देखकर दोनों गुंडे सच मान लेते हैं। डर के मारे वो दोनों सीधा रिपोर्ट देने पहुंचते हैं अपने नए बॉस के पास। ये बॉस है डोंगसू, जो कभी ड्यूकपाल का जिगरी दोस्त और सबोर्डिनेट था, लेकिन अब उसने अपनी खुद की गैंग खड़ी कर ली है और स्कूल के लड़कों को हायर करना शुरू कर दिया है, जिनमें जी हियोन के पुराने बुलीज भी शामिल हैं। उधर घर पहुंचकर ड्यूकपाल को फिर से सेक्यूंग का शक झेलना पड़ता है। सेक्यूंग अब भी यकीन नहीं कर पा रहा कि ये सच में जी हियोन है। वो जी हियोन के कमरे में घुसकर हर चीज छानबीन करने लगता है, यहाँ तक कि उसे शक हो जाता है कि कहीं ये नया जी हियोन असली इमो जी हियोन को मारकर छुपा तो नहीं दिया। लेकिन तभी ड्यूकपाल उसे पकड़ लेता है और साफ कह देता है कि वो कोई इम्पोस्टर नहीं है, बस अब पहले जैसा नहीं रहा। इसी दौरान जी हियोन की माँ की हालत अचानक बिगड़ जाती है, क्योंकि ड्यूकपाल ने घर से सारा शराब बाहर फेंक दिया था। गुस्से और टूटे हुए मन के साथ माँ उस पर हाथ उठाने लगती है और चीखते हुए कहती है कि वो कभी एक मशहूर एक्ट्रेस थी, लेकिन जी हियोन के पैदा होते ही उसने सब कुछ खो दिया। इस दर्दनाक सीन के बावजूद ड्यूकपाल उसे शांत करता है, समझाता है कि उसे फिर से खुश रहना चाहिए और अगर उसकी मौजूदगी ही बोझ है तो चाहे वो उसे नजरअंदाज कर दे। इस इमोशनल पल के बाद सीन शिफ्ट होता है एक स्टूडियो में, जहां दोनों पुराना म्यूजिक सुन रहे होते हैं। वहीं ड्यूकपाल अपने मन की बात कहता है कि उसने बदलाव सिर्फ इसलिए किया ताकि अपनी माँ की मदद कर सके और जी हियोन को बुलिंग से बचा सके। उसका मानना है कि दुनिया में जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए, तभी ये दुनिया रहने लायक होगी। तभी अचानक सेक्यूंग को उसके पिता की कॉल आती है। फोन उठाते ही वो बेचैन हो जाता है, नाखून चबाने लगता है और उसकी एंजाइटी साफ झलकने लगती है। कॉल खत्म होते ही वो जल्दी से घर चला जाता है और तभी हमें पहली बार उसके पिता से मिलने का मौका मिलता है। सेक्यूंग का असली घर का सच भी धीरे धीरे सामने आने लगता है। उसका पिता कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक हाई प्रोफाइल प्रोसिक्यूटर है, सख्त, ठंडा और पूरी तरह कंट्रोल फ्रीक। उसने सेक्यूंग की जिंदगी पर इतना कंट्रोल रखा हुआ है कि उसके मोबाइल में ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल है, जिससे वो हर वक्त उसके मूवमेंट्स देख सकता है। बचपन में तो कई बार उसने उसे सजा के तौर पर अकेला सड़क पर छोड़ दिया था। यही वजह है कि सेक्यूंग अंदर से अपने पिता से डरता है और मजबूरी में हमेशा क्लास का टॉपर बनना पड़ता है। अगले दिन ड्यूकपाल की भिड़ंत होती है जी हियोन के पुराने बुलीज से। वो उसे उसके ही दर्दनाक पलों के वीडियो दिखाते हैं, जिन्हें देखकर ड्यूकपाल का खून खौल उठता है। गुस्से में वो बुली का फोन तोड़ देता है और सीधे जेमिन, जो लीडर है, उसके मुंह पर मुक्का जड़ देता है। इसके बाद जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और इस बार ड्यूकपाल सबको पटखनी दे देता है। आखिर में वो जेमिन को
आखिरी पंच देने ही वाला होता है कि तभी अचानक क्लास की टीचर पहुंच जाती है और लड़ाई रोक देती है। यही खुलासा होता है कि सी क्यूंग और टीचर दोनों ने ये पूरी लड़ाई देखी और ये भी सामने आता है कि सी क्यूंग हमेशा जी ह्योन के साथ होने वाले अत्याचार देखता था, लेकिन कभी उसे बचाता नहीं था। टीचर बुलीज को सजा देती है, लेकिन इसके बावजूद वो दूसरे बच्चों को तंग करते रहते हैं। तब ड्यूक पाल बार बार उन्हें सबक सिखाता है, यहाँ तक कि बुलीज सोचने लगते हैं कि शायद वो खुद ड्यूक पाल गैंग का ट्रेन किया हुआ बंदा है। धीरे धीरे वो उन्हें स्मोकिंग छोड़ने, स्टूडेंट्स को परेशान करना बंद करने और पढ़ाई पर फोकस करने के लिए मजबूर करता है। उसका इरादा साफ था, उन्हें बदलना। लेकिन इसी बीच जेमिन एक और राज खोल देता है। असल में सी क्योंग ही था जिसने पूरे स्कूल में जी ह्योन के खिलाफ अफवाह फैलाई थी कि वो स्टॉकर है। यहाँ तक कि उसी ने उस पर ऑनफिशियल हैरेसमेंट रिपोर्ट भी डाली थी। यही वजह थी कि क्लास में सब जी ह्योन को छोड़कर अलग थलग कर देते थे। ये सुनकर ड्यूक पाल और भी अलर्ट हो जाता है और सोचता है कि सी क्यूंग का असली चेहरा अब भी छुपा हुआ है। इस सब के बाद जब ड्यूक पाल पढ़ाई में फेल हो जाता है, हालांकि उसने दिन रात पढ़ाई की थी, तो मजबूरी में वो सी क्यूंग से कहता है कि वो उसका ट्यूटर बन जाए। लेकिन तभी सीन में एंट्री होती है बास्केटबॉल टीम के कैप्टन की। वो जी ह्योन को फिर से स्टॉकर बोलता है और सी क्यूंग को ट्यूटर बनने के लिए दबाव डालता है। ये सुनकर ड्यूक पाल तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है अगर उसे सच में मर्द समझना है तो कोर्ट पर आए। अगर वो उसे बास्केटबॉल में हरा दे तो फिर वो ये इल्जाम दोहराए, वरना उसे सबके सामने माफी मांगनी होगी। कैप्टन को लगता है कि जी ह्योन तो बस एक कमजोर लड़का है, लेकिन मैदान पर ड्यूक पाल अपनी असली स्किल दिखाता है। सबकी हैरानी के बीच वो आसानी से कैप्टन को हरा देता है। इसके बाद सबके सामने वो एकदम वाइज ओल्ड मैन टोन में बोलता है, कभी भी किसी इंसान को सिर्फ एक अफवाह के दम पर जज मत करो। हो सकता है वो अंदर से टूटा हुआ हो और उसे नफरत नहीं, मदद की जरूरत हो। ये बातें सुनकर सी क्यूंग का दिल बदलने लगता है। उसी समय उसे लैब से कॉल आता है जिसमें उसे कंफर्म होता है कि उसने जो बाल गुपचुप तरीके से ड्यूक पाल के कपड़ों से लिया था, उसकी रिपोर्ट कहती है कि हाँ, वो सच में जी ह्योन ही है। अब से क्यूंग पूरी तरह उस पर भरोसा करने लगता है और कहता है कि वो उसकी पढ़ाई में मदद करेगा। दोनों फिर से अच्छे दोस्त बनने लगते हैं, बातें करते हैं, लाइफ डिस्कस करते हैं। सी क्यूंग को धीरे धीरे एहसास होता है कि ड्यूक पाल यानी अब का जी ह्योन असल में थोड़ा बुजुर्ग टाइप है, ना सोडा ना फिजी ड्रिंक, बस चाय पीता है। वहीं ड्यूक पाल उसे सीधा सवाल करता है, अगर तू इतना समझदार था तो फिर तूने मेरे पुराने वक्त में बुलीज को क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं मुझे बचाया? सी क्यूंग ठंडी आवाज में कहता है कि स्कूल हमेशा तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। असली जस्टिस तो तब होगी जब इंसान खुद बदला ले, चाहे इसके लिए किसी को मारना ही क्यों न पड़े। ये सुनकर ड्यूक पाल समझ जाता है कि सी क्यूंग अंदर से कितना डार्क है, वो सच में किसी को मारने की हिम्मत रखता है। अगले दिन रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं। ड्यूक पाल का लेवल आता है 8 यानी सबसे नीचे, जबकि सी क्यूंग का लेवल है 1 यानी टॉप पर। सी क्यूंग मजाक में कहता है, चल अपनी टेंशन मिठाई और कोल्ड ड्रिंक से दूर करते हैं, आखिर अभी हम यंग हैं। फिर सी क्यूंग उसे पाइनएप्पल केक ऑफर करता है, लेकिन ड्यूक पाल बिना सोचे समझे हाँ कह देता है। तुरंत ही सी क्यूंग उसे रोकता है क्योंकि जी ह्योन को पाइनएप्पल से एलर्जी थी। लेकिन ड्यूक पाल अपनी खाने की आदत से बाज नहीं आता और जेली खा लेता है जिसमें पाइनएप्पल मिला होता है। नतीजा सीधा हॉस्पिटल। होश आने पर सी क्यूंग टूट जाता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, अगर तू सच में जी ह्योन है तो तुझे ये कैसे नहीं पता कि तुझे पाइनएप्पल से एलर्जी है? वो खुद को गिल्टी फील करता है और मानता है कि शायद ड्यूक पाल सच कह रहा है कि उसे एमनेसिया है। तभी वो राज खोलता है, असल जी ह्योन ने कभी उस पर भरोसा करके मदद मांगी थी क्योंकि उसे बुलिंग झेलनी पड़ रही थी, लेकिन सी क्यूंग की कायरता के कारण उसने कहा कि वो मदद नहीं करेगा और उसे घर से धक्का देकर भगा दिया। इसके बाद उसने जी ह्योन को कभी नहीं देखा और इस बात का बोझ उसे आज तक खाता रहा। अब वो चाहता है कि एक बार फिर जी ह्योन से माफी मांग सके। ये सुनकर ड्यूक पाल कहता है, चिंता मत कर, एक दिन जी ह्योन अपने शरीर में लौट आएगा और तब तुझे माफी मांगने का मौका मिलेगा। उधर दूसरी तरफ दोंगसू को जी ह्योन की मां को किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये प्लान उसी चालाक सेक्रेटरी ने रचा था। दोंगसू इसके लिए जी ह्योन के पुराने बुली लीडर जेमिन को हायर कर लेता है। रात को जब ड्यूक पाल और सी क्यूंग घर लौट रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि जी ह्योन की मां को जबरदस्ती उठाकर ले जाया जा रहा है। दोनों तुरंत दौड़ पड़ते हैं। जेमिन को पता ही नहीं था कि असली प्लान किडनैपिंग है। ये देखकर वो डरकर भाग जाता है। सी क्यूंग जी ह्योन की मां को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे उसे मारकर गिरा देते हैं। तब ड्यूक पाल सबके सामने अकेले भिड़ जाता है, लेकिन जैसे ही उनमें से एक चाकू निकालता है, हालात गंभीर हो जाते हैं। तभी पुलिस पहुंच जाती है और सारे गुंडे भाग खड़े होते हैं। जी ह्योन की मां को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पुलिस जब ड्यूक पाल से पूछताछ करती है तो वो सच्चाई छुपा लेता है और कहता है कि कोई किडनैपिंग नहीं हुई, बस उसकी मां बेहोश हो गई थी और किसी ने उनकी कार चुराने की कोशिश की थी। ये सुनकर सी क्यूंग गुस्से में कहता है
कि उन्हें पुलिस को सच बताना चाहिए था, लेकिन ड्यूक पाल समझाता है कि अगर वो सच बताते तो वो माफिया ज्यादा खतरनाक तरीके से लौटते और उनकी माँ की जान ले लेते। अब ड्यूक पाल समझ चुका था कि असल में ये सब सेक्रेटरी की चाल है जो जी ह्योन की माँ को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। ड्यूकपाल कसम खाता है कि अब वो उसे सबक सिखाएगा। घर लौटने पर सेक्युंग का सामना उसके बाप से होता है। वो उसे देर से आने और छोटों से भरा देखकर गुस्से में सवाल करता है। सेक्युंग डरते हुए झूठ बोल देता है, मुझे रास्ते में किसी ने लूट लिया। सेक्युंग के झूठ पर उसके पिता को जरा भी भरोसा नहीं होता। वो गुस्से में कहता है, चल मुझे उस जगह ले जहाँ तुझ पर हमला हुआ। रास्ते में सच्चाई निकलवाने के लिए वो खुद को प्रोसिक्यूटर बताता है और बेटे को सीधा सीधा झूठा कहकर डांट देता है। इतनी कड़वी बातें सुनकर सी-क्यूंग का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। वो ट्रांस जैसी हालत में जाकर वहीं बेहोश हो गिरता है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां उसकी माँ, जो हमेशा बिजनेस ट्रिप्स पर रहती है, कॉल करती है और गुस्से में पति से कहती है कब तक बेटे को टॉर्चर करता रहेगा, उसे एक नॉर्मल बच्चे जैसा जीने दे। इससे साफ पता चलता है कि ये पहली बार नहीं है जब सी-क्यूंग इस तरह से बेहोश हुआ है। अगले दिन ड्यूक पाल सीधा उस चालाक सेक्रेटरी से भिड़ने के लिए कॉल करता है, लेकिन उसके सारे नंबर बंद पड़े हैं। मजबूरन वो घर की सिक्योरिटी बढ़वा देता है ताकि माँ से कोई दोबारा छीने झपटी न कर सके। फिर स्कूल लौटने पर उसे खुशी होती है जब मार्कर वाली लड़कियां और फुटबॉल क्लब के कुछ लड़के कहते हैं, भाई चाहे जो हो हम हमेशा तेरे साथ हैं। वो सी-क्यूंग से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। कुछ दिनों बाद दोनों मिलते हैं और ड्यूकपाल उसे घूंसे से सेल्फ डिफेंस करना सिखाता है। फिर दोनों जी ह्योन के घर पढ़ाई करने जाते हैं। इधर उसी दिन जेमिन गिल्ट में जी ह्योन के घर के बाहर घूम रहा होता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि जी ह्योन की माँ ठीक है या नहीं। तभी किस्मत से तीनों का आमना सामना हो जाता है। जेमिन को जब पता चलता है कि ये जी ह्योन का घर है तो वो थोड़ी शर्मिंदा नजर आता है, लेकिन फिर सच्चाई उगल देता है। उसके पास खाने को बस थोड़े से चावल बचे थे, वो भूखा है। ये सुनकर ड्यूकपाल उसे अपने घर खाने पर बुला लेता है। घर पहुंचकर जेमिन उसकी आलीशान जिंदगी देखकर दंग रह जाता है और पूछता है, क्या मैं यहीं रात गुजार सकता हूँ? मेरी हीटिंग कट चुकी है क्योंकि हमने अभी तक बिल नहीं भरा। ड्यूकपाल उसकी हालत देखकर मान जाता है, लेकिन कहता है सोना तो गद्दे पर ही पड़ेगा। तभी सी-क्यूंग भी बीच में बोल पड़ता है, मैं भी यहीं रुकूंगा, मुझे इस बुली पर अब भी भरोसा नहीं है। रात में जेमिन खुलकर ड्यूकपाल से बातें करता है जैसे पुराने यार हों। यहाँ तक कह देता है, अब मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा। मेरे हिसाब से अगर दो लोग पहले ही एक दूसरे को मार चुके हैं तो हिसाब बराबर हो जाता है। लेकिन ड्यूकपाल ठंडा जवाब देता है, तू अब भी गुनहगार है, तूने कोई पछतावा नहीं दिखाया। और गुस्से में उसे कातिल तक कह देता है, क्योंकि एमो लड़का जी ह्योन उसकी बुलिंग के चलते ब्रिज से कूदने की कोशिश में लगभग मर ही गया था। ये सुनकर जेमिन बुरी तरह तिलमिला जाता है और चिल्लाता है, मैं कातिल नहीं हूँ। आहत होकर वो कहता है कि अब चला जाएगा। तभी सी-क्यूंग बीच में आकर कहता है, मैंने तुझे उस रात किडनैपिंग वाली जगह पर देखा था। आखिर जेमिन टूट जाता है और मान लेता है, हाँ मैं वहां था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो लोग जी ह्योन की माँ को अगवा करने वाले थे। तभी ड्यूकपाल सामने आता है और सीधा डिमांड करता है, उन गुंडों का अड्डा बता, मुझे उनका ठिकाना चाहिए। इस तरह ड्यूकपाल यानी गैंगस्टर अपने दुश्मनों का सामना करने निकलता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उल्टा वो खुद उनके जाल में फंस जाता है। इधर सी-क्यूंग पुलिस को बुलाने ही वाला होता है, लेकिन उसे याद आता है कि ड्यूकपाल ने उसे क्या कहा था, कभी पुलिस को बीच में मत घसीटना। इसी वजह से वो पुलिस को छोड़कर सीधा अपने पिता प्रोसिक्यूटर को कॉल करता है, बिना ये अंदाजा लगाए कि आने वाला वक्त बेहद खतरनाक है। उधर ड्यूकपाल को सुनसान मैदान में ले जाया जाता है, लेकिन उसकी तेज सुनने की शक्ति उसे एहसास कराती है कि उसके चारों तरफ कितने माफिया खड़े हैं। तभी उसके सामने आता है दोंगसू, उसका पुराना दोस्त और कभी वफादार साथी। दोंगसू सबके सामने सच उगल देता है, यही लड़का है जिसने बॉस ड्यूकपाल की मौत करवाई। ये सुनते ही सारे माफिया ड्यूकपाल पर टूट पड़ते हैं, मगर ड्यूकपाल अकेला ही सब पर भारी पड़ता है और एक एक कर सबको धूल चटा देता है। लेकिन जब उसका सामना मोटे गैंगस्टर से होता है तो वो उसे उठा नहीं पाता और जमीन पर गिरते ही बेहोश हो जाता है। इधर जेमिन स्कूल में क्लासरूम साफ कर रहा होता है सजा के तौर पर, लेकिन अचानक उसके अपने ही दोस्त उसे धोखा देते हैं और बताते हैं कि उसकी ही गैंग के गुंडे उसे ढूंढ रहे हैं। डरा सहमा जेमिन भाग जाता है और रास्ते में सी-क्यूंग से टकराता है। दोनों साथ में छिपते हैं। वहीं जेमिन उसे सच बताता है कि जी ह्योन यानी ड्यूकपाल कहाँ है और ये भी कि माफिया फिर से उसकी माँ को अगवा करने वाले हैं। यह सुनकर सी-क्यूंग का दिल दहल उठता है और वो साफ कहता है, मैं अपने दोस्त को बचाने जरूर जाऊंगा, मैं कायर नहीं हूँ। इसी बीच ड्यूकपाल होश में आता है और सामने सिर्फ दोंगसू होता है। वो सीधे सवाल करता है, तूने दूसरी गैंग क्यों बनाई मेरे नाम से? और बता, क्या तूने ही पुराने बॉस को मारा?
ये सुनकर दोंगसू भड़क उठता है और कहता है कि असलियत में बॉस किसी और गैंग के हमले में बुरी तरह घायल हुआ था, वो भी ड्यूकपाल की मौत के ठीक बाद। ये सुनकर ड्यूकपाल का दिल टूट जाता है। वो अपने पुराने दोस्त को वो बातें याद दिलाता है जो सिर्फ वही दोनों जानते थे, जैसे उसका पैर का जख्म। फिर कहता है, यार इस औरत के कहे में मत आ, मुझे जाने दे। शायद पुरानी दोस्ती या शायद उसकी शक्ल में पुराने बॉस की झलक। दोंगसू मान जाता है और उसे छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही ड्यूकपाल बाहर आता है, वहाँ सेक्युंग और उसका प्रोसिक्यूटर पिता एंट्री मारते हैं। प्रोसिक्यूटर सख्ती से ऑन ऑर्डर देता है, उन सब माफिया को जीह्योन की माँ के घर से बाहर निकालो, और इसी तरह सबको हटाया जाता है और ड्यूकपाल सही सलामत घर लौट आता है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी गुस्से में तमतमा जाती है क्योंकि दोंगसू ने काम अधूरा छोड़ दिया। यही सच्चाई सामने आती है। असल में दोंगसू सिर्फ उसके आदेश मान रहा था क्योंकि उसी औरत ने पैसे दिए थे बॉस की सर्जरी के लिए, जिसे बेरहमी से पीटा गया था और जिसकी हालत नाजुक थी। गैंग के पास पैसा नहीं था तो उस कर्ज के तले दोंगसू बंधा हुआ था। अब वो साफ कहता है, अब उस लड़के ड्यूकपाल को मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। इसी बीच ड्यूकपाल स्टडी रूम में पहुंचता है, लेकिन तभी एक लड़की उसे ड्रिंक पकड़ाती है। लेकिन गड़बड़ ये हुई कि वो रेफरेंस तो ड्यूकपाल को समझ ही नहीं आया। वैसे अब वो सीक्युंग से मिल भी नहीं पाता क्योंकि उसके पिता ने साफ मना कर दिया था उसे उस दिन किडनैपिंग से बचाने की मदद के बदले। इतना ही नहीं, उसके पिता ने उसे जबरदस्ती बास्केटबॉल टीम के कैप्टन के साथ घूमने फिरने को मजबूर किया और सीक्युंग कई बार गुस्से में उसे मारने तक को तैयार हो जाता है क्योंकि वो हमेशा उसके दोस्त की बुराई करता रहता है। फिर भी सीक्युंग चोरी चुपके ड्यूकपाल से अपनी माँ की पुरानी टैबलेट के जरिए बातें करता रहता है। वक्त गुजरता है और पूरा क्लास सालाना फोटो के लिए बीच पर जाता है। वहाँ ड्यूकपाल अपनी सहेलियों के लिए गिफ्ट्स लाता है और उनमें से एक तो इतनी इम्प्रेस हो जाती है कि उसका हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद सब मिलकर पुरानी गानों की पहचान करने का गेम खेलते हैं और ड्यूकपाल आसानी से जीत जाता है क्योंकि वो गाने उसी के टाइम के होते हैं। फोटो खिंचवाते वक्त भी जब सब कूल पोज मार रहे होते हैं, ड्यूकपाल एकदम अंकल स्टाइल पोज में खड़ा हो जाता है और सब हंस पड़ते हैं। फिर ड्यूकपाल जेमिन को ढूंढने निकलता है जो अपनी पार्ट टाइम नौकरी में छुपा हुआ था ताकि माफिया उसे पकड़ न ले। ड्यूकपाल उसे ढांढस बंधाता है कि सब ठीक हो चुका है और उसे स्कूल वापस आना चाहिए। तभी अचानक सेक्युंग का कॉल आता है। वो टूट चुका है, जिंदगी से तंग आ चुका है और उसी ब्रिज पर खड़ा है, कूदने की कगार पर। ड्यूकपाल किसी तरह उसे समझाता है और उसे बीच पर साथ चलने को कहता है ताकि थोड़ी राहत मिले और उसके पिता के जुल्म से दिमाग हट सके। दोनों निकल पड़ते हैं, लेकिन पीछे पीछे दोंगसू और मोटा गैंगस्टर भी लग जाते हैं सेक्रेटरी के हुक्म पर। रात को जब दोनों होटल में रुकना चाहते हैं तो नाबालिग होने की वजह से एंट्री नहीं मिलती। मजबूरी में वो एक पुरानी सराय में जाते हैं जहां ड्यूकपाल सराय के मालिक को बताता है कि वो चिलसुंग गैंग के ड्यूकपाल को जानता है और उसका एक गुप्त राज जानता है कि एक हादसे में उसके नीचे वाले पार्ट्स में से एक काम नहीं करता। अब तुम समझ ही गए। ये सुनकर मालिक हक्का बक्का रह जाता है और उन्हें कमरा दे देता है। वहीं दोंगसू और मोटा गैंगस्टर भी उसी सराय में ठहरते हैं। रात को सेक्युंग खुलकर अपना दर्द बयान करता है। बचपन से ही उसका पिता उसे बुरी तरह टॉर्चर करता आया है। कभी कमरे की मेज साफ न करने पर उसे घर से बाहर फेंक देता, कभी उसके खिलौने जला देता। यहाँ तक कि जब उसका छोटा पप्पी मर गया तब भी उसने सारा इल्जाम सेक्युंग पर डाल दिया और तभी से सेक्युंग ने सब सहना शुरू कर दिया, चुपचाप उसके हर हुक्म का पालन किया। लेकिन हद तब हुई जब उसके पिता ने उसके रूम में कैमरा लगाकर 24 घंटे उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। उस दिन सेक्युंग दीवार पर सिर पटक पटक कर बेहोश हो गया और होश आते ही घर से भाग निकला। ये सब सुनकर ड्यूकपाल उसे समझाता है, जब भी मदद की जरूरत हो मुझे कॉल करना। रात को ड्यूकपाल सेक्युंग के पिता को फोन करता है और कहता है कि कल वो सेक्युंग को स्कूल वापस ले आएगा, लेकिन उससे रिक्वेस्ट करता है कि अब अपने बेटे पर हाथ मत उठाए क्योंकि बेटा उससे बहुत डरता है। ये सुनकर सेक्युंग का पिता गुस्से से फोन काट देता है। अगले दिन ड्यूकपाल उस मोटे गैंगस्टर को कॉल करता है और मिलने को कहता है। नींद में ही मोटा गैंगस्टर बड़बड़ा देता है, तू ही तो मेरा बॉस ड्यूकपाल है। और ये सुनते ही दोंगसू और वो मोटा गैंगस्टर तुरंत उससे मिलने निकल पड़ते हैं और यहीं से कहानी और भी भारी हो जाती है। जब दोंगसू और मोटा गैंगस्टर जीह्योन से मिलते हैं तो वो उससे कहते हैं कि ये नाटक बंद करो, तुम हमारे बॉस के बेटे नहीं हो। लेकिन जीह्योन शांत रहकर बोलता है, मैं ही असली ड्यूकपाल हूँ। और प्रूफ के तौर पर वो मोटे गैंगस्टर की पूरी जिंदगी का सच उगल देता है, उसके पिता का संघर्ष, उसकी बहन की बीमारी और कैसे असली ड्यूकपाल ने हॉस्पिटल की सारी बिलें चुका दी थीं। फिर वो दोंगसू की सच्चाई बताता है कि वो अनाथ था और 19 साल की उम्र से ड्यूकपाल ने उसे बेटे की तरह पाला, गरीबी से बाहर निकाला। ये सुनकर दोनों गैंगस्टर फट पड़ते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिरकार वो मान लेते हैं कि जीह्योन ही उनके बॉस का असली बेटा है। इसके बाद जीह्योन भी इस पहचान को स्वीकार कर लेता है और दोनों को चाचा कहकर बुलाता है। तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और जीह्योन अपने दोस्त सेक्युंग को उनसे मिलवाता है।
फिर जी हियोन उनसे एक बड़ी मांग करता है। वो चाहता है कि दोनों चाचा उस चालाक सेक्रेटरी को पकड़कर उसके सामने लाएं। साथ ही वो ये भी पक्का कर देता है कि जेमिन को अब पुलिस या माफिया नहीं सताएंगे। लेकिन स्कूल में एक और बवाल खड़ा हो जाता है। सेक्युंग का पिता आता है और जी हियोन पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, उसे बुरी संगत कहकर गाली देता है। इस टेंशन में सेक्युंग को फिर से पैनिक अटैक आता है और वो बेहोश हो जाता है। जब तक सेक्युंग होश में आता है, जी हियोन उसके पिता से भिड़ चुका होता है। वो कहता है, आपकी ये परफेक्शन वाली पेरेंटिंग आपके बेटे का दम घोंट रही है। आप खुद बताइए, क्या आपके पिता ने आपके साथ भी ऐसा ही किया था? ये सुनकर सेक्युंग का पिता तमतमा उठता है और हाथ उठाता है, लेकिन जी हियोन उसका हाथ रोक लेता है। गुस्से से वो बोलता है, ये जुल्म की चेन यहीं खत्म होनी चाहिए। आपके बेटे ने खुदकुशी की कोशिश की थी, क्या आप चाहते हैं कि वो फिर ऐसा करे? इस टकराव के बाद जब सेक्युंग होश में आता है, जी हियोन उससे कहता है कि उसने उसके पिता से बात की है और अब उसे भी हिम्मत दिखाकर उनका सामना करना चाहिए। धीरे धीरे सेक्युंग में बदलाव आता है। वो बास्केटबॉल कैप्टन के खिलाफ खड़ा होता है, जी हियोन के साथ पढ़ाई दोबारा शुरू करता है और कहता है कि अब वो अपने पिता से आमने सामने बात करेगा। उधर जेमिन की हालत बिगड़ जाती है। उसके खुद के दोस्त उसे घेर लेते हैं और धमकाते हैं कि वो उसे माफिया के हवाले कर देंगे ताकि वो उनकी गैंग में जगह बना सकें। लेकिन जेमिन डटकर कहता है कि वो उनसे भाग इसलिए रहा था क्योंकि वो उन्हें दोस्त मानता था और उनके खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन अब मजबूरी में वो अपने बचाव के लिए लड़ाई करने को तैयार हो जाता है। इसी बीच जी हियोन को एक और झटका लगता है। उसकी माँ की दवा खत्म हो जाती है, वही दवा जो सेक्रेटरी लाकर देती थी। जी हियोन जब नई दवा लेने जाता है तो नर्स उसे चेतावनी देती है, ये बहुत तेज दवाएं हैं, इनसे इंसान हेलुसिनेशन में जा सकता है, लत लग सकती है और दिमागी हालत बिगड़ सकती है। ये सुनते ही जी हियोन का खून खौल उठता है। वो तुरंत दोंगसू को कॉल करता है और कहता है, किसी ने मेरी माँ को जहर खिलाने की कोशिश की है। दोंगसू गुस्से में सेक्रेटरी से भिड़ जाता है। वो साफ कहता है, अब तक मैं तेरी मदद करता रहा क्योंकि मुझे तेरा कर्ज चुकाना था, लेकिन आज से मेरा भतीजा जी हियोन है और मैं उसकी हिफाजत करूंगा। सेक्रेटरी हंसती है और कहती है कि ये सब झूठ है, लेकिन दोंगसू पीछे नहीं हटता। वो कहता है कि आज वो उसे नहीं मारेगा क्योंकि उसका कर्ज खत्म हो चुका है, बल्कि वो उसे आदेश देता है कि जी हियोन से माफी मांगे और फिर उसे धक्के देकर बाहर निकाल देता है। गुस्से से बौखलाई सेक्रेटरी अब बदला लेने के लिए जी हियोन के ही पुलिस को पैसे देकर हायर कर लेती है। उधर जी हियोन को पता चलता है कि सेक्युंग का पिता उसे स्कूल में रिपोर्ट कर चुका है, ये आरोप लगाकर कि उसने उसके बेटे को शराब पिलाई। दरअसल सेक्युंग के पिताजी ने गलत अफवाह फैलाई कि जी हियोन उसे लेकर एक मोटेल गया और उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। साफ था कि ये सब झूठ था। लेकिन सेक्रेटरी यही नहीं रुकती, वो जी हियोन के ही पुलिस को खरीद लेती है और पुलिस में झूठा केस करवाती है कि जी हियोन ने उन पर जुल्म किया है। जी हियोन गुस्से में कहता है कि वो हार मानने वाला नहीं है। तभी सेक्रेटरी उसे फोन करती है और घमंड से कहती है कि उसने ही पुलिस को भेजा है ताकि वो जेल जाकर रिफॉर्म स्कूल में सड़ जाए। इस पर जी हियोन ताना मारकर कहता है, चाहे मुझे रिफॉर्म स्कूल भेज दो, लेकिन तुम कभी भी प्रेसिडेंट की दूसरी बीवी नहीं बनोगी, तुम हमेशा सिर्फ एक सेक्रेटरी ही रहोगी। ये सुनकर सेक्रेटरी आग बबूला हो जाती है और धमकी देती है कि अब वो उसकी माँ को किसी दूर दराज के मेंटल हॉस्पिटल में कैद करवा देगी, जहां से वो उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। अगले दिन सेक्युंग अपने पापा के दबाव में बास्केटबॉल कैप्टन के साथ घर पहुंचता है और शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके अपने पापा ने जी हियोन पर स्कूल वायलेंस का केस कर दिया है। दूसरी तरफ जी हियोन नोटिस करता है कि बच्चे उसे घूरने लगे हैं, उसे ग्रुप से अलग कर रहे हैं, लेकिन उसकी दोस्तों की स्क्वाड उसे सपोर्ट करती है और बोलती है कि वो उसके साथ हैं। तभी सेक्युंग सामने आता है और साफ करता है कि सब गलतफहमी थी, असल में वो और जी हियोन बेस्ट फ्रेंड्स हैं और कोई मारपीट नहीं हुई। उसी वक्त जेमिन एंट्री मारता है और अपने बुलिस फ्रेंड्स के बारे में पूछता है। जी हियोन उन्हीं बुलिस के पास जाकर कहता है कि शिकायत वापस लो, वरना मैं सबके सामने तुम्हारे बुलिंग के वीडियोस दिखा दूंगा और तब असली क्रिमिनल तुम लोग ही साबित होगे और सीधा रिफॉर्म स्कूल जाओगे। लेकिन बुलिस अकड़ में आकर जेमिन को भी उकसाते हैं कि वो भी जी हियोन के खिलाफ कंप्लेंट करे। जेमिन गुस्से में कहता है कि ये गलत है, असल में तो तुम लोग ही असली गुंडे हो, मगर बुलिस उसकी पोल खोल देते हैं। भाई इतना सेंट मत बन, तुझे याद है ना जब जी हियोन ने ज्वेलरी चुराई थी तो तूने भी उस पैसे का मजा लिया था और तू खुद उसे मारता पीटता और इंसल्ट करता था। ये सुनकर जेमिन के दिमाग में जैसे बिजली गिरती है। उसे एहसास होता है कि हाँ वो भी बुली था, एक बुरा इंसान। घर पहुंचने पर उसे और चोट लगती है जब उसकी बहन बताती है कि उसे सैलून से निकाल दिया गया है। वो चिल्लाती है कि ये घर घर जैसा नहीं लगता, ना पानी है ना गैस, और उसका भाई हर वक्त बाहर भटकता रहता है। जेमिन टूट जाता है। वो सोचने लगता है कि शायद जी हियोन उस पर हैरासमेंट का केस कर दे
और अब पता नहीं वो उसके साथ खड़ा रहेगा या नहीं। इधर एक लाइट मोमेंट आता है। मिनही जीहियोन से डेट पर चलने का कहती है क्योंकि वो हमेशा उसके साथ स्वीट रहती थी, लेकिन जीहियोन मना कर देता है कि वो बहुत बिजी है। तभी एक और लड़की आती है, वही लड़की जो हमेशा उसे स्टडी हॉल में चाय देती थी। वो भी उसे डेट के लिए पूछ लेती है। जीहियोन फिर मना कर देता है, लेकिन इस बार कहता है कि अगली बार मैं तुझे खाने और चाय पर ले जाऊंगा। सब लोग शॉक हो जाते हैं और मिनही के दिल में जेलसी की आग भड़क उठती है। वो तुनक कर पूछती है, तो बता हम दोनों में सबसे ज्यादा प्रिटी कौन है? जीहियोन सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है और कहता है, तुम दोनों ही खूबसूरत हो, बस फर्क इतना है कि टी वाली गर्ल लंबी है और मिनही का फेस क्यूट और गोल है। ये सुनते ही मिनही और भी खफा हो जाती है और शर्म से लाल पड़ जाती है। जीहियोन बेचारा सिचुएशन ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में हताश होकर कह देता है, मुझे समझ ही नहीं आता लड़कियां चाहती क्या हैं। और अब कहानी में आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पर। सी क्यूंग साफ साफ कहता है कि वो अपने दोस्त जीहियोन के लिए गवाह बनेगा और साबित करेगा कि असली विक्टिम वही है, लेकिन उसका पिता उसे रोकता है और धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे घर से निकाल देगा। फिर भी से क्यूंग पीछे नहीं हटता, बल्कि जेमिन के पास जाकर उससे बुलिंग वाले वीडियोस मांगता है। मगर जेमिन बताता है कि सारे वीडियोस डिलीट हो चुके हैं और अगर वो सामने आए तो उसे ही रिफॉर्म स्कूल भेज दिया जाएगा, जिससे उसकी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जेमिन गिल्ट में जीहियोन के पास जाता है, घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है और कहता है कि वो कोर्ट में उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इससे उसका सपना और उसके पिता की मेहनत दोनों टूट जाएंगे। हाल ही में उसने देखा था कि उसके पिता दिन रात पैसे बचा रहे हैं उसकी यूनिवर्सिटी के लिए और वो उन्हें निराश नहीं करना चाहता। जीहियोन उसे उठाकर कहता है, चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, पढ़ाई करो और अच्छे इंसान बनो। वो उसे खाने पर भी बुलाता है। इन बातों से जेमिन टूटकर रोने लगता है। उसे गिल्ट होता है कि इतना बुरा करने के बाद भी जीहियोन उसे अच्छा इंसान मानता है। ये सब उसकी छोटी बहन उदास होकर देखती है। उधर जीहियोन की माँ की तबीयत सुधरती है और वो पूछती है कि कहीं उसे कोई लड़की तो पसंद नहीं, क्योंकि उसका बिहेवियर बदल गया है। जीहियोन मना करता है, लेकिन उसकी माँ एक शॉकिंग सच बताती है। उसका पिता हमेशा कई औरतों के साथ रहा है, यहाँ तक कि सेक्रेटरी को भी उसने एक अपार्टमेंट लेकर दिया था। ये सुनकर जीहियोन गुस्से में अपने दोस्तों को सेक्रेटरी को पकड़ने भेजता है, लेकिन जब वो लोग अपार्टमेंट पहुंचते हैं तो सेक्रेटरी बहुत पहले से भाग चुकी होती है। इधर जेमिन जीहियोन की बातों से इतना इंस्पायर्ड होता है कि घर में बदलाव लाता है। वो अपनी छोटी बहन के लिए खाना बनाता है, घर साफ करता है और वादा करता है कि अब वो बाहर भटकने की बजाय घर में साथ बैठकर खाना खाएंगे। वक्त बीतता है और आखिरकार कोर्ट का दिन आ जाता है। एक तरफ असली पुलिस खड़े हैं और दूसरी तरफ जीहियोन और सेक्यूंग। तभी अचानक सेक्यूंग का पिता आकर उसे वहां से खींच ले जाना चाहता है और ठीक उसी वक्त जेमिन ड्रामेटिक एंट्री मारता है। वो जीहियोन से माफी मांगते हुए कहता है कि अब वो पुलिस के साथ खड़ा होगा, लेकिन फिर फ्लैशबैक में पिछले दिन का सीन दिखता है जब जीहियोन की माँ अपने बेटे को प्यार से देख रही होती है और तभी गैंग का लीडर चिलसुंग आता है। वो कहता है कि वो द्यूकपाल के बेटे से मिलने आया है। जीहियोन की माँ इसे मानने से इनकार करती है, लेकिन चिलसुंग साफ बोल देता है कि हाँ, वही उसका बेटा है। वो माँ को समझाता है कि ड्रग्स छोड़ दे और बेटे का ख्याल रखे, यही असली माँ बाप का फर्ज है। ये सुनकर जीहियोन की माँ सोच में पड़ जाती है। अब वापस कोर्ट रूम में आते हैं। जेमिन वहां सबको शॉक कर देता है। वो कहता है कि वो जीहियोन को बिट्रे करेगा, लेकिन असल में वो पुलिस को बिट्रे करता है। वो एक बुली की टैबलेट छीनकर सारे बुलिंग के वीडियोस पुलिस को सौंप देता है। इसी के साथ कोर्ट रूम में ह्यूज फाइट शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि सेक्यूंग भी अपने पिता के सामने खड़ा होकर लड़ता है। इस तरह पुलिस को आखिरकार सारे वीडियो मिल जाते हैं और वहीं जेमिन पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। साफ साफ कहता है कि वही और उसके दोस्त जीहियोन को तंग करते थे। ये सुनकर जीहियोन यानी गैंगस्टर उसे रोकते हुए कहता है कि उसे खुद को नहीं सौंपना चाहिए था, बल्कि यूनिवर्सिटी जाना चाहिए था, क्योंकि उसके पापा ने कितनी मेहनत करके पैसे बचाए थे। लेकिन जेमिन मुस्कुराते हुए कहता है कि अब उसे सुकून मिल रहा है क्योंकि उसका दिल हल्का हो गया है। साथ ही वो जीहियोन का शुक्रिया अदा करता है कि जब भी उसे भूख लगी उसने उसे खाना खिलाया। इसके बाद बुलीज और जेमिन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ी में भी एक बुली कहता है कि जेल से छूटकर वो जीहियोन से बदला लेगा, लेकिन जेमिन गुस्से में जवाब देता है, अगर तूने जीहियोन को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। और इसी तरह उन्हें सुधार गृह ले जाया जाता है। मगर अचानक जेमिन को पुराने जीहियोन की आत्मा दिखती है। वो उससे माफी मांगता है
और दोनों का भावुक विदाई सीन होता है। दूसरी ओर गैंगस्टर अस्पताल में अपने गैंग लीडर से मिलता है जो उसके लिए एक पिता जैसा था। वहाँ लीडर कहता है कि उसे अब समझ आ गया है कि वो दरअसल ड्यूक पाल है। वो उसे गले लगाकर पूछता है, क्या तुम वापस इसलिए आए ताकि पढ़ाई कर सको? लेकिन ड्यूक पाल कहता है, नहीं, मैं सिर्फ उस लड़के को बचाने आया था, जी हियोन को। फिर मजाक में कहता है कि पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अब वो एग्जाम में लेवल 4 तक पहुंच चुका है। इस पर लीडर भावुक होकर कहता है, मेरे लिए तुम हमेशा नंबर 1 रहोगे। ये सुनकर ड्यूक पाल की आंखें भर आती हैं और दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं। उधर जी हियोन की माँ की हालत भी बेहतर हो जाती है। उसकी शराब की लत अब कम हो गई है और वो घर लौटने वाली है। ड्यूक पाल उसे कहता है कि वो अब प्रेसिडेंट पर निर्भर न रहे और खुद से खड़ी हो, लेकिन माँ रोते हुए कहती है कि 20 साल से उसने कोई काम नहीं किया और न ही इतना पैसा है कि बेटे को यूनिवर्सिटी भेज सके। इस पर ड्यूक पाल कहता है, फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर रास्ता निकालेंगे। तभी उसे पता चलता है कि प्रेसिडेंट और वो सेक्रेटरी बिजनेस ट्रिप से लौट रहे हैं। गैंगस्टर और उसके दोस्त सीधे एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहां प्रेसिडेंट से आमने सामने टकरा जाते हैं। यहीं गैंगस्टर अपने पिता को सब सच बता देता है कि उस सेक्रेटरी ने उसकी मां को हेलुसिनेशन ड्रग्स दिए, उसे किडनैप करवाया और यहाँ तक कि गैंगस्टर को रिफॉर्म स्कूल भिजवाने की कोशिश की। ये सुनकर प्रेसिडेंट भड़क उठता है और सेक्रेटरी को नौकरी से निकालने पर आमादा हो जाता है। वो उसे कहता है कि उसके बेटे से माफी मांगे। तभी गैंगस्टर गुस्से में पानी का ग्लास उसके ऊपर फेंकता है और साफ कहता है, आइंदा मेरी माँ और मुझसे दूर रहना। गैंगस्टर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन प्रेसिडेंट उसे रोकते हुए कहता है कि वो उस पर गर्व करता है और अब वो सच में उसका पिता बनेगा। लेकिन गैंगस्टर उसे ठुकरा देता है और बोलता है, अब कभी मुझे मत ढूंढना। बाद में गैंगस्टर अपने दोस्तों को शुक्रिया कहता है और अपनी माँ को फोन करता है। वहाँ उसकी माँ खुशी से बताती है कि उसने एडिक्शन पूरी तरह छोड़ दी है और अब दोबारा एक्ट्रेस बनेगी ताकि इंडिपेंडेंट रह सके। गैंगस्टर उसे सपोर्ट करता है और दोनों वादा करते हैं कि मिलकर जिंदगी को संभालेंगे। और आखिर में गैंगस्टर की मुलाकात होती है असली जी हियोन से। दरअसल उसने पहले भी उसे देखा था, कभी जेमिन के साथ, कभी गैंग लीडर के साथ और कभी अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए। वहीं असली जी हियोन उससे मुस्कुराते हुए कहता है, अब सब सच में बेहतर हो गया है। इस पर गैंगस्टर कहता है कि हाँ, अब सब कुछ बेहतर है। उसके ग्रेड्स सुधर गए हैं, बुलीज अब नहीं रहे, उसकी माँ ने अपनी एडिक्शन पर जीत पाली है और वो सेक्रेटरी भी अब उन्हें परेशान नहीं कर पाएगी। साथ ही गैंगस्टर जी हियोन से कहता है कि जब वो अपने असली शरीर में वापस लौटे तो जिंदगी अच्छे से जिए, क्योंकि उसके पास बस 1 हफ्ता बचा है। ये सुनकर जी हियोन उससे कहता है कि वो सच अपने दोस्त गैंगस्टर और सी क्यूंग को बता दे, लेकिन गैंगस्टर कहता है कि ये बहुत मुश्किल है क्योंकि वो अलविदा कहना नहीं चाहता। स्कूल में उसकी सहेलियां उसे लेकर परेशान थीं। तभी उसकी दोस्त मिन ही कहती है कि वो अब भी उसे माफ नहीं करेगी क्योंकि उसने उसे गोल मटोल चेहरा कहा था। इस पर गैंगस्टर हंसते हुए कहता है कि असल में दूसरी लड़की तो उसकी टाइप ही नहीं है, बल्कि मिन ही उसकी टाइप है क्योंकि उसके फीचर्स बहुत प्यारे हैं। ये सुनकर मिन ही का चेहरा खिल उठता है और वो उसे माफ कर देती है। इसके बाद बास्केटबॉल टीम का कैप्टन गैंगस्टर से माफी मांगता है और गैंगस्टर भी उसे माफ कर देता है, लेकिन शर्त रखता है कि वो सी क्यूंग के पापा का नंबर डिलीट कर दे और सी क्यूंग के साथ एक सच्चा दोस्त बने। फिर गैंगस्टर कहता है कि अब वो अपनी राह पकड़ लेगा। देर रात गैंगस्टर अपनी प्रॉमिस पूरी करता है और उस टी वाली लड़की के साथ कैफे जाता है। वहाँ लड़की उसे अपने दिल की बात बता देती है, लेकिन गैंगस्टर उसे थैंक यू बोलते हुए कहता है कि उसे जवाब देने के लिए 2 दिन चाहिए क्योंकि तभी असली जी हियोन लौट आएगा और डिसाइड वही करेगा। अगले दिन हमें पता चलता है कि अब से क्यूंग को अपने पिता से डर नहीं लगता। वो साफ साफ कहता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त जी हियोन है। वो पार्ट टाइम काम भी करने लगता है ताकि इंडिपेंडेंट रह सके। इसी दौरान कैप्टन भी उससे माफी मांगता है कि वो उसके पिता का इन्फॉर्मेंट था और कहता है कि दोस्ती चाहता है। से क्यूंग उसे माफ कर देता है, लेकिन बोलता है मैं सोचूंगा। अचानक से क्यूंग को पता चलता है कि उसका दोस्त स्कूल बदलने वाला है, तो वो उससे मिलने दौड़ता है। वहाँ गैंगस्टर सच उजागर कर देता है। वो उसे एक कब्र दिखाता है और बताता है कि उसका नाम ड्यूक पाल है। वो एक गैंग का लीडर था और जी हियोन को बचाते हुए पुल से गिरकर मर गया। असल में वो ये राज नहीं खोलना चाहता था क्योंकि से क्यूंग उसका दोस्त है, लेकिन अब जब असली जी हियोन वापस आएगा तो गैंगस्टर यानी ड्यूक पाल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ये सुनकर से क्यूंग टूट जाता है क्योंकि गैंगस्टर उसकी जिंदगी का सच्चा दोस्त बन गया था। अचानक असली जी हियोन की आत्मा सी क्यूंग के सामने आ जाती है। सी क्यूंग उससे लिपटकर रो पड़ता है क्योंकि वो खुद को दोषी मानता था कि उसने उसे स्कूल में कभी बचाया नहीं। वहाँ दोनों की गहरी बातचीत होती है और हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि उस समय जी हियोन ने सी क्यूंग से मदद मांगी थी ताकि वो अपने बुलिस को रिपोर्ट कर सके क्योंकि उसके पिता प्रोसिक्यूटर थे, लेकिन सी क्यूंग ने डर की वजह से मना कर दिया। तभी जी हियोन ने कहा था कि अगर वो मदद नहीं करेगा तो वो उसका सीक्रेट सबको बता देगा कि उसके पिता उसे मारते पीटते हैं और बाहर से बस परफेक्ट फैमिली का दिखावा करते हैं। ये सुनकर सी क्यूंग को लगा
कि जी ह्योन ने उसका सबसे काला राज पकड़ लिया है और उसी गुस्से में उसने उसे घर से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद जी ह्योन स्कूल से गायब हो गया और से क्युंग अपनी पूरी जिंदगी उसी गिल्ट में जीता रहा। मगर अब जी ह्योन कहता है कि ये उसकी गलती नहीं थी, बल्कि उसे खुद खड़ा होना चाहिए था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ड्यूकपाल ने किया। और इसी तरह से क्युंग और जी ह्योन एक दूसरे से दोस्ती की कसम खाते हैं और कहते हैं कि अब हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। इसी बीच गैंगस्टर की मुलाकात दोंगसू से होती है, उसका पुराना गैंग वाला साथी। दोंगसू कहता है कि अब उसे पता चल गया है कि वो दरअसल ड्यूकपाल है, उसका प्यारा बॉस। ये सुनकर ड्यूकपाल उसका शुक्रिया करता है कि उसने हमेशा वफादारी निभाई। दोंगसू भावुक होकर कहता है कि वो ड्यूकपाल के साथ काम करके बहुत खुश रहा और चाहे अगली जिंदगी भी मिले वो उसे कभी नहीं भूलेगा। दोनों दोस्त रोते हंसते आखिरी बार एक ड्रिंक लेते हैं। इसके बाद सी क्युंग रोते हुए गैंगस्टर से कहता है कि वो उसकी जिंदगी का पहला और सच्चा बेस्ट फ्रेंड है और चाहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहे। गैंगस्टर मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि उसे ये जानकर खुशी है, लेकिन अब उसका जाने का समय आ गया है। वो सी क्युंग को भरोसा दिलाता है कि वो जरूर एक शानदार इंसान बनेगा और कभी हार नहीं मानेगा। दोनों आंखों में आंसू लिए आखिरी बार गले लगते हैं और अलविदा कहते हैं। इसी बीच जब गैंगस्टर जाने ही वाला होता है, तभी जी ह्योन सामने आकर उससे कहता है कि वो उसके शरीर में ही रह जाए और जिंदगी जिए, क्योंकि वो पहले ही थक चुका है। जी ह्योन कहता है कि जब उसने पुल से छलांग लगाई थी तभी सब कुछ छोड़ दिया था। वो गैंगस्टर का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसके शरीर से मुस्कुराहटें वापस ला दी, लेकिन गैंगस्टर मना कर देता है, कहता है कि वो उसकी जिंदगी नहीं छीन सकता। जी ह्योन मुस्कुराकर कहता है कि उसे खुशी होगी अगर कोई उसके शरीर में सचमुच खुश रह सके। ये सुनकर गैंगस्टर आखिरकार अपना फैसला लेता है और जी ह्योन हमेशा के लिए अलविदा कहकर मुस्कुराहट के साथ चला जाता है। अब गैंगस्टर जी ह्योन के शरीर में ही रह जाता है। समय बीतता है और वो और सी क्युंग यूनिवर्सिटी में बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। गैंगस्टर अब जी जान लगाकर पढ़ाई करता है, ब्लाइंड डेट्स पर जाता है और जिंदगी को नई शुरुआत देता है। वहीं उसके पुराने गैंग वाले दोस्त जोंगचुल, दोंगसू और बाकी सब मिलकर एक कैफे खोलते हैं और इस तरह हमारी कहानी खत्म होती है। एक ऐसी कहानी जिसने हमें सिखाया कि असली ताकत सिर्फ लड़ाई में नहीं, बल्कि भाईचारे, वफादारी और सच्ची दोस्ती में है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये रिकैप पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।